हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर हमें आगे कंटिन्यू करना है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहें हमारे लास्ट तक वीडियो में, एंड तक देखें। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, ए पार्ट है उसमें, और ये दिया हुआ है सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन में अगर आपको लिखा है कि सभी खंड कीजिए तो उसके सारे जो आपके खंड दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, उनको सभी को करना है। और क्वेश्चन नंबर ए दिया है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है इसमें क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, हमें पता होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवीजन हो जाती हैं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना पहली क्रमागत सम संख्या x, ये मैंने यहाँ पर लिखा कि माना पहली क्रमागत जो सम संख्या है वो x है। और उसके बाद में जो हमारी दूसरी क्रमागत सम संख्या होगी, दूसरी क्रमागत सम संख्या x + 2। ये x + 2 मैंने क्यों लिखा, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर x + 2 और x मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, धनात्मक सम संख्याओं। सम संख्या मान लेते हैं कि हमारी सम संख्या 2 है। अब इसके बाद में जस्ट अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये 3 आ जाता है। तो ये कैसी संख्या है आपकी, ये विषम संख्या है। हमें क्या लेना है, सम संख्या लेना है। अगर 2 में हम 2 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तभी हमारी ये सम संख्या आएगी। इसी वजह से यहाँ पर 2 लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख देते हैं, वो x + 1 लिख देते हैं। अगर विषम संख्या यहाँ पर होता, विषम संख्या अगर यहाँ पर होता तो आप यहाँ क्या लिखते, x + 1 लिखते हैं। अब ये आपको क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब ये 2 संख्याएं हमने लेट कर लिया है, इनके वर्गों का योगफल, इनका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। का योगफल दिया है आपका 244। अब इसमें क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x + 2 दिया हुआ है, तो यहाँ लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको आपको लर्न करना है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज a² + b² + 2ab, ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पर लगाना है। तो x² + x² + 4 + 2 × 2x = 244। ये आपका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा 2x², और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 = 4x = 244। अब देखिए ये 4 को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो 2x² + 4x = 244 - 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या सॉल्व करते हैं, 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, x² + 2x = 240। अब इसको आप डिवीजन करेंगे, कितना आ जाएगा, x² + 2x = 120। यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x² + 2x - 120 = 0। ये आपका कैसा समीकरण आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि ये द्विघात समीकरण आपका निकल के आएगा। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, हमें फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। यहाँ पर लिखते हैं x² + 2x - 120 = 0। अब इसका हमें ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ या घटाना कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे x² 12 × 10 करते हैं तो कितना हो जाता है, 120। 12 10 होता है 120, और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा, और माइनस का 10 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x प्लस का 12 इक्वल टू 0। x माइनस 10 एक ब्रैकेट में और x प्लस 12 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू आपकी आ जाएगी x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 12। माइनस में वैसे कोई भी वैल्यू अगर आती है तो वो कोई भी संख्या नहीं होती है, उसको निगलेक्ट कर देंगे, ये आपकी वैल्यू नहीं होगी। ये x इक्वल टू 10, यानी कि जो हमारी संख्या निकल के आएगी, संख्याएं क्या निकल के आएगी, हमने क्या माना था, एक x संख्या माना था क्रमागत, तो आपकी 10 आ गई। और दूसरी जो आपकी संख्या निकल के आएगी x प्लस 2 थी, तो इसमें हम 10 में से 2 ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगी। यानी कि दोनों जो संख्याएं हमारी निकल के आई हैं वो कितना आया है, 10, 12 आया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है बी पार्ट सी का। दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O का चतुर्थांश है, ये आपका केंद्र O है, और ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, ये पूरा क्या है, एक वृत्त बना है। अगर आप इसे और बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये एक वृत्त बनके तैयार होता है। अब इस वृत्त में से इसका ये चौथा पार्ट है जो कह रहा है कि O का चतुर्थांश भाग है, ये चौथा पार्ट है, चौथा हिस्सा। यदि OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये D पॉइंट है और OD कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमें इस छायांकित भाग का पूरे का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले आपको इस पूरे वृत्तखंड में ये एक आपका त्रिज्यखंड दिख रहा है, तो यहाँ पर पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। R बराबर यहाँ पर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 पाई स्क्वायर। अब देखिए थीटा क्या है, यहाँ पर केंद्र कौन सा है, O, और इस O पॉइंट से अगर यहाँ देखेंगे तो 90 अंश का ये एंगल बन रहा है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर रख देंगे 90/360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू R स्क्वायर है 3.5 इंटू 3.5। इसमें से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 4 जा होता है 36 और 7 1 जा 7, यहाँ पर पॉइंट है 0.5। अब इसे कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, और इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर। अभी इसे और कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 11/2 इंटू 0.5 इंटू 3.5। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 19.25/2, और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है, ये इस छायांकित भाग का निकालना है, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद में पूरा जो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। इसी फार्मूले में आपको रखना है 1/2, आधार आपका ये है 3.5 और शीर्ष लंब आपका ये दिया हुआ है त्रिभुज का 2।
ये 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था 9.625 आया है, और माइनस कर देंगे 3.5, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सी पार्ट गिवन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मध्यिका क्वेश्चन में पूछ सकता है, या समांतर माध्य भी पूछ सकता है, या आप बहुलक भी पूछ सकता है। तो इन सब में बहुलक निकालने का अलग मेथड है, और ये समांतर माध्य और मध्यिका एक ही चीज़ है। इसमें से किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समांतर माध्य और मध्यिका सेम है। 3 फार्मूले में से कोई भी फार्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इससे हम क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान का मतलब होता है यक्स, जो हमें निकालना है। तो इसको ऐड करेंगे, 0 + 10 करेंगे, कितना हो जाएगा 10 आएगा। 10 में से 2 का डिवाइड करेंगे, यानी कि मध्यमान का मतलब होता है उसका आधा। 2 का डिवीजन करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 5। 10 + 20 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 30। 30 में 2 से डिवीजन करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 15। इसको भी ऐसे ही ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50। 50 में 2 का डिवीजन करेंगे 25, और ये हो जाएगा 70। 70 का 2 से डिवीजन करेंगे 35, और ये 90, यहाँ पर आ जाएगा 45। अब देखिए यफ आ गया, और यफ तो ये क्वेश्चन गिवन है, और ये यक्स हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, हमें f इंटू एक्स निकालना है। क्या निकालना है, f इंटू एक्स। f इंटू एक्स यानी कि इसका मल्टीप्लाई सीधा करना है। तो कितना हो जाएगा 30। 15 9 जा होता है 135। 25 इंटू 2 करना है, तो कितना हो जाएगा 0, और 25 1 जा 25, और 25 में से 25 2 जा होता है 50, 5 कैरी लगा, 25 1 जा 25, 25 में 5 ऐड किया तो 30, 300 हो गया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 28। इसको भी ऐसे ही करना है। 15 5 जो होता है 75, 15 4 जा 60, 60 में से 7 ऐड करेंगे 67। अब हमें क्या करना है, f, ये f को टोटल ऐड करना है। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, सिग्मा f, यानी कि योग इसका निकालना है। इसका योग निकालेंगे, टोटल करेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा। और इसका हमें ऐड करना है, तो ये आ जाएगा सिग्मा fx = 1420, यानी कि 1420 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मध्यिका निकालना है। मध्यिका भी लिख सकते हैं, या समांतर माध्य भी लिख सकते हैं। समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। अब यहाँ पर देखिए 1420 अपान सिग्मा f आपका आया था 50, कट करेंगे, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 4 बचा 8, और 5 4 जा 20,
तो इतना आ जाएगा 28.4। यही आपका मध्यिका होगी, यही आपका समांतर माध्य होगा। और ये क्वेश्चन का आंसर ये आपका आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप कर, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इसमें भी आपको सभी खंड करना है और निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। इनको क्या करना है, ये इक्वेशन दिए और इनको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर इनको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन में देखो, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये गिवन है। तो पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ दिया है, यहाँ माइनस दिया है। और ये वैल्यू आपकी 1/y-2 1/y-2 सेम दिया है। तो ये दोनों इक्वेशन में क्या होगा, ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 5/x-1 प्लस 1/y-2 2, ये इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 2/x-1 माइनस 1/y-2 1/3। ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब इनमें से क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो ये इक्वेशन तो आपको कट जाएगी क्योंकि प्लस माइनस है। अब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2/x-1, क्योंकि हर इसमें सेम है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7, क्योंकि 5 में से 2 ऐड करेंगे 7/x-1 = 2 + 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 + 1/3। तो यहाँ पर आएगा 7/x-1 = 7/3। अब देखिए 7 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये x-1 = 3 बचेगा। तो x = कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ गया। हमें x की वैल्यू ही निकालना था क्योंकि समीकरण को हल करना है। x की वैल्यू 4 आ गई है तो x की वैल्यू आप पहले में रख सकते हैं या दूसरी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए x = 4 समीकरण 2 में रखने पर। दूसरी इक्वेशन है 2/x-1 माइनस 1/y-2 = 1/3। x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 4 रखना है। तो 2/4 - 1 माइनस 1/y-2 = 1/3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2/3 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/y-2 = 1/3। अब देखिए इस वाले पार्ट को ये माइनस में इसको उधर ले जाते हैं तो 2 - 3 और इसको इधर ले आएंगे तो 1/3 = 1/y-2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 = 1/y-2। अब ये देखो ऊपर आपका सेम है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा y-2 = 3। तो y = कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 + 2 यानी कि 5, सॉरी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर ये 5 आ गई। हमें यही निकालना था, यानी कि दोनों आंसर हमारे निकल के आ चुके हैं, x = 4 और y = 5। यही आपके दोनों आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट में ही आपके ऑप्शनल में क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा में कि एक नाव की शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति आवर है। मतलब एक नाव जो है जब धारा नहीं बह रही होती है तब शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति आवर है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने, धारा की दिशा में जिस तरफ धारा बह रही है उस तरफ 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर है।
यहाँ पर ये मैंने लेट कर लिया कि x किलोमीटर प्रति आवर है। अब हमें क्या निकालना है कि धारा की दिशा में, क्या निकालना है, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, x + 4, क्योंकि ये 4 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पर चाल दी है। x हमारी धारा की चाल है तो x + 4 हो जाएगा। और इसके बाद धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगी वो कितनी होगी, 4 - x। विपरीत का मतलब क्या होगा, इसमें माइनस होगा और जब धारा की दिशा में होगी तब वहाँ पर प्लस होगा। अब हमें क्या निकालना है, इसमें कितने किलोमीटर जाती है, 12 किलोमीटर जाना है और 12 किलोमीटर वापस भी आना है। तब कितना समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। तो हमें क्या निकालना होगा कि धारा की दिशा में लगा जो समय है वो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, हमें समय निकालना है। धारा की दिशा में जब गए तब कितना समय लगा, समय यानी कि t बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितनी थी, 12 किलोमीटर, और चाल हमारी दिशा में कितनी निकल के आई थी, x + 4 आई थी। अब इसी तरह से हमें निकालना है धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। इसको हम t1 मान लेते हैं, इसको हम t2 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, उसमें भी 12 किलोमीटर, क्योंकि विपरीत आता है तब 8 घंटा लगता है। तो 4 - x ये आपका आ गया। अब क्या है कि इनको ऐड कर देते हैं, अगर t1 + t2 को, तो 8 घंटे का समय लगता है। तो t1 कितना आ गया, 12/x + 4 + 12/4 - x = 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, देखिए यहाँ पर 4 - x और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और x + 4 और यहाँ पर भी 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा = 8। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर ये कौन सा एक्सप्रेशन बना, a² - b² आइडेंटिटी लगेगी तो a + b और a - b, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी a² - b² की। तो यहाँ पर x + 4 और यहाँ पर 4 - x है, तो 16 - x²। में 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 48 - 12x और प्लस का 12x और प्लस का 48 = 8, 16 - x²। यह 12x कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 96 = 8 × 16 - x²। 8 का इसमें डिवीजन करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 96/8 = 16 - x²। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो 16 - x² = 12। इसको हम इधर ले आएंगे, 16 - 12 = x², तो 4 आ जाएगा = x²। तो x = कितना आ जाएगा, 2, प्लस माइनस का 2 आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसकी धारा की चाल निकालनी है। तो प्लस में वैल्यू को हम लेंगे तो x = प्लस का लेंगे 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे धारा की चाल 2 किलोमीटर। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बी पार्ट गिवन है। भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
फिगर इसको बनाते चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक कोई मीनार है, यहाँ पर मैंने ये मीनार बना लिया, ये एक मीनार है, ये आपका P है और ये Q पॉइंट है का उन्नयन कोण बिंदु यक्ष से, यक्ष कोई यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक Q का उन्नयन कोण, ये आपका Q का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। अब कह रहा है यक्ष से 40 मीटर ऊंचे चलने पर, ये 40 मीटर ऊंचे जाने पर स्थित बिंदु Y, यहाँ पर Y बिंदु है और Q का उन्नयन कोण कितना है 45 है, यहीं से इसका भी 45 डिग्री है, इसको हम ऐसे डिनोट कर लेंगे और यहाँ पर बना लेंगे 45 डिग्री। मीनार PQ, ये PQ की ऊंचाई ज्ञात करना है तथा PX की दूरी, ये PX हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि ये कितना है आपका यक्ष है और ये आपकी 40 है, तो यहाँ से इतनी कितनी हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। इसको हम N पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से PN और इसको हम H लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में कि माना मीनार से X बिंदु की दूरी कितनी है यक्ष है तथा मीनार की ऊंचाई H + 40 है, H + 40 मीटर है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 40 मीटर। ये कितनी हो गई मीनार की ऊंचाई, क्योंकि ये मीनार टोटल है PQ, तो H + 40 मीटर ये मीनार की ऊंचाई होगी। अब इसमें हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं Y, N और Q दिख रहा है और X, P और Q दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ट्रायंगल Y, Q और N में निकालेंगे tan 45। यहाँ पर मैंने ये tan 45 ही क्यों लगाया, क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल में आपको ये लेंथ दी है H और ये जो यक्ष है तो ये भी आपकी यक्ष हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, इसका रिलेशन हमें पता है tan होता है, तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो H/x हो जाएगा। tan की वैल्यू होती है 1 = H/x, तो H = कितना हो जाएगा x। ये एक आपकी इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हमें ये ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल X, P और Q में। इसमें आपको क्या निकालना है tan 60 निकालना है। tan 60 इसमें भी आपको वही लगाएंगे tan 60 इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर अपान बेस दिया हुआ है, तो H + 40/x, tan 60 की वैल्यू होती है √3 H + 40/x, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें क्या करना है, अब सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये चीज़ = x है, यानी कि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो ये h है वही आपकी ये x है, h = x है, तो h = यहाँ पर x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो √3 = H + 40/h, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे देखिए, √3h = H + 40, अब इसको हम इधर ले आएंगे, √3h - h = 40, तो कॉमन आ जाएगा h, तो √3 - 1 = 40, तो यहाँ से h निकल के क्या आएगा, h = आ जाएगा आपका 40/√3 - 1। अब इसमें क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ साइन चेंज करके ऊपर नीचे √3 + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको सॉल्व करते हैं तो 40√3 + 1 और ये a² - b² ये लिखा हुआ है, तो a² यानी कि 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 2, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20√3 + 1। आप इतना भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ये जो आपकी एच आई है 20 + √3 + 1 भी लिख सकते हैं, 20√3 + 1 मीटर भी लिख सकते हैं जो एच आई है, लेकिन इसमें 40 को और ऐड करना पड़ेगा तभी ये मीनार की ऊंचाई होगी। लेकिन यहाँ पर √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 1.732 होता है, तो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 21.732 + 1, इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 20 इंटू इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.732 और इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 और 5, तो ये आ जाएगा 54 पॉइंट, यहाँ पर लिख सकते हो 54.640 मीटर। ये आपका आंसर आया एच। अब इस एच में हमें मीनार की ऊंचाई बताना है, क्योंकि यही आपकी यक्स भी थी, यक्स भी आपका यही आएगा। यक्स यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो कि पी एक्स की जो दूरी, एक आंसर आपका तो निकल के आ चुका है, पी एक्स जो है दूरी, पी एक्स दूरी आपकी क्या निकल के आई, जो यक्स हमने माना था 54.640 मीटर, ये आपका आ गया पी एक्स। अब हमें क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख देंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई जो निकल के आएगी h + 40 थी, h की वैल्यू आई है 54.640। अब इसमें 40 और ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा, देखिए 046.494 पॉइंट, इतना आंसर आ गया 94.640। ये आपका आ गया क्या मीनार की ऊंचाई, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ही इस बी पार्ट में आपको ऑप्शनल में दिया हुआ है अथवा में, यानी कि पहला वाला पार्ट अगर आपको नहीं आता है तो सेकंड वाले पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन किसका है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई और दूरी का। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले फिगर से समझना है और फिगर बनाकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आएगा। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ पर कह रहा है कि एक कोई मीनार है, ये मीनार है, ये मैंने यहाँ पर मीनार बना लिया और इसी पर बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के, यहाँ पर कोई बिंदु ओ है और ऊर्ध्वाधर जो मीनार का उन्नयन कोण है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना है 30 अंश है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। मीनार की ओर चलने पर, यानी कि यहीं से यहाँ तक अगर चलते हैं तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ये आपको बताना है, ये मीनार की ऊंचाई बताना है और ये कितना मीटर हमें चलना है 40 मीटर यहाँ पर चलना है। इसमें भी यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपकी ये 40 मीटर दिया हुआ है और ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम यक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ये दूरी जो है यक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ओ दिया हुआ है, ओ पी क्यू और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया आर। अब देखिए इसमें दो ट्रायंगल इसमें भी बन रहे हैं, ओ पी क्यू बन रहा है और पी आर क्यू बन रहा है। अब इसमें 1 बाय 1 करके हमें क्या करना है, साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो अप्लाई करना है। कौन सा लेते हैं, पी आर क्यू लेते हैं, कौन सा, ये वाला पी आर क्यू। तो इसमें देखिए पी आर क्यू में क्या होगा, tan 60 इक्वल टू tan 60 मतलब इसमें क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x।
इसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h/x। अब इसे सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू आता है x√3। ये एक आपकी इक्वेशन आ गई। अब अगेन हमें क्या करना है, POQ इस ट्रायंगल में हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ट्रायंगल यहाँ पर लेंगे POQ में, इसमें भी आपको क्या लगाना है, tan 30 लगाना है। tan 30 में क्या करेंगे, ये अब देखिए इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस होगी, यानी कि 40 + x, ये वाली जो डिस्टेंस होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 40 + x हो जाएगी। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/40 + x हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/√3 इक्वल टू h/40 + x। इसको और अगेन सॉल्व करते हैं तो आता है आपका h√3 इक्वल टू 40 + x। ये इक्वेशन आपकी कौन सी आ गई, दूसरी आ गई। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो h इक्वल टू x√3 है, हमें ऊंचाई बताना है। पहले h की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 1 से h इक्वल टू x√3 समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर ये लिख देंगे। तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल टू 40 + x। h की वैल्यू है आपकी x√3 इंटू √3 इक्वल टू 40 + x। इसे सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 + x। x को हम इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 - x इज इक्वल टू 3x - x इक्वल टू 40। तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 40। तो यहाँ से दोस्तों निकल के आ जाएगा आपका x इक्वल टू 20 मीटर। ये आपकी कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई आपके 20 मीटर। अब हमें मीनार की ऊंचाई बताना है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू, अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं, पहली वाली इक्वेशन में x√3 में, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 20√3 मीटर। ये आपकी मीनार की ऊंचाई आ गई। लेकिन अगर आप इसे 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, इसे सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 2 2 4 2 3 6 14 2 2 1 3, इतना आ जाएगा 34.640 मीटर। ये पॉइंट में वैल्यू अगर आप इतना भी आंसर लिख देते हैं h इक्वल टू 20√3 मीटर, तो भी आपका एग्जामिनर करेक्ट मानेगा, ये आपका गलत नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पर √3 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 1.732 मीटर, तो ये आपकी पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, ये भी आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉरवर्ड आगे करें, कमेंट करके बताएं कि हमें क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अभी तक जितने भी इसमें क्वेश्चन पेपर थे इस अनसॉल्व्ड पेपर में, वो मैंने सॉल्व करा दिया है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन थे वो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा से लगातार आ रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेगा उसके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और अभी मुझे आगे कंटिन्यू करना है, और इसमें जितने भी अनसॉल्व्ड हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, वो हम आपको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करा देंगे। और जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने अभी तक बताए हैं वो आपको मैंने 3 पार्ट में, क्योंकि ये 3 घंटे का पेपर है, उसको मैंने 3 पार्ट में इसको डिस्क्राइब किया है, क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा था और आप भी इसे ज़्यादा देर तक वॉच नहीं कर सकते हैं, इस वजह से मैंने इसको 3 पार्ट में क्लियर किया है। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है कंप्लीट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।